डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इसके वेरियस पार्ट्स लाइक न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लिविंग सेल का, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए की मौजूदगी की वजह से, जो कि एक हेरिडिटी मटेरियल है, तो इसकी मौजूदगी की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है न्यूक्लियस की। इन केस ऑफ एनिमल्स अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है एनिमल सेल में, और जबकि इन केस ऑफ प्लांट्स ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल ने न्यूक्लियस को एक साइड पे किया होता है, तो इसलिए इन केस ऑफ प्लांट्स ये एक साइड पे मौजूद होता है। एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस? इसमें हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलाई है और क्रोमेटिन, जिनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप? जो भी कवरिंग है उसको हम एनवेलप कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस का जो आउटर पार्ट है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे। इट इज बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप मौजूद होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड मौजूद होता है इसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस पूरे स्पेस के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं इस इन्वेलप के अंदर। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स और न्यूक्लियो प्रोटीन से जो मिलके बने हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप में स्पेसिफिक न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स बनाते हैं। ये पोर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने देंगे और न्यूक्लियस से बाहर इनको एलोव करेंगे, इसलिए ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने पोर्स बनाए हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब ये कौन से सब्सटेंसेस को एलोव कर देते हैं कि वो इंटर हो जाएं या वो एग्जिट करें? स्पेशली कहते हैं कि जो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियस में बनते हैं, तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन उनको बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ जाना होता है। तो ये आरएनए और राइबोसोमल जो प्रोटीन्स हैं उनको न्यूक्लियस से बाहर मूव करने के लिए ये एलोव करेंगे। और डीएनए पॉलीमरेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को ये साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर एलोव कर देते हैं। तो इनका मेजर जो फंक्शन है या जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का, कि वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर एलोव करते हैं या फिर न्यूक्लियस से बाहर उनको एलोव कर देते हैं कि वो बाहर चले जाएं। तो इसका ये मेजर फंक्शन है। एंड देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है उस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म होगा कि रीजन कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो भी रीजन आएगा उस पूरे रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इसकी कंपोजिशन किस टाइप की होती है? इट इज ट्रांसपेरेंट कहते हैं एंड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस। सेमी फ्लूइड नेचर होता है इसका, और इसमें मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं। डीएनए, आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, आरएनए सिंथेसिस, मेटल आयंस वगैरह होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो ये पूरा मिक्सचर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, मेटल आयंस का। इन एडिशन टू दीज इट ऑल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स का ये है कि जो डीएनए के साथ जो
ये हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर जो राप हुआ होता है तो उससे जो न्यूक्लियोसोम्स बन जाते हैं, तो दैट इज बेस्ट एग्जांपल। तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं यहाँ पे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। एंड देन वी हैव न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा एक सर्कुलरली शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये कहते हैं कि इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता और ये हर टाइम न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद भी नहीं होता, सिर्फ ड्यूरिंग इंटरफेज जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तब ये अपीयर हो जाता है और जो ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिर अगेन डिसअपीयर हो जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, कहते हैं कि इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट्स हैं, जो लार्ज सब यूनिट्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स मौजूद होते हैं इसका पेरिफेरल रीजन में, और जबकि इसका जो सेंट्रल रीजन होता है या जो सेंटर होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फिब्रिल एरिया। यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या चीज है कि दे आर राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। न्यूक्लियोलस के सेंटर में राइबोसोमल आरएनए होता है और राइबोसोमल डीएनए होता है, और जबकि पेरिफ्री के अंदर ये राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। अब यहां से एक बात आपको समझ आ जाएगी कि दिस न्यूक्लियोलस इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में ये हेल्प करता है, राइबोसोम्स बनाता है। लार्ज सब यूनिट भी यहाँ पे मौजूद है, स्मॉल सब यूनिट भी यहाँ पे मौजूद है, राइबोसोमल डीएनए भी मौजूद है जो कि राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। राइबोसोमल आरएनए फिर उन प्रोटीन्स के साथ मिलके राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। एंड फाइनली वी हैव क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। व्हाट इज क्रोमेटिन? It is network of thin thread-like structures. एक thread-like structures आपको नजर आ जाएंगे। उसके साथ साथ वो उसमें सिर्फ डीएनए मौजूद नहीं होता बल्कि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं जो कि एक्चुअली नजर नहीं आ रहे होते, कि सिंपली थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ जाता है जिसके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है और प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन फर्दर कंसिस्ट दिस क्रोमेटिन एक्चुअली कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि क्रोमोसोम क्या चीज है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमेटिन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें कंडेंस नजर आता है, हमें एग्जैक्टली नजर आना शुरू हो जाता है, हमें थिक नजर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम एक्चुअली क्रोमोसोम्स कहते हैं। दिस क्रोमेटिन इज एक्चुअली क्रोमोसोम। ये कब हमें क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाता है? वैसे तो नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं होता तब ये हमें सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सही तरह नजर भी नहीं आते, तो दे आर जस्ट नोन एज क्रोमेटिन और दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो ही सेल डिवाइड होने जा रहा हो तो उस दौरान कहते हैं कि इवन लाइट माइक्रोस्कोप से ही हमें थिक स्ट्रक्चर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, एंड दोस थिक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब जो एक टिपिकल क्रोमोसोम, ये दो आपको टिपिकल क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। वैसे तो जो डीएनए का जो पार्ट है, प्रोटीन और डीएनए का पार्ट, वो सेल के अंदर हमें इट इज जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आता, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो थिक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं, वो इस टाइप के या इस शेप के हमें नजर आ जाते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज थिक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स है, ए टिपिकल क्रोमोसोम दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स। देखें, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये क्रोमोसोम हो गया। दिस इज सेकंड क्रोमोसोम, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये एक और क्रोमोसोम हो गया। तो अब इनके जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर नोन एज क्रोमेटिड्स, जिनको हम क्रोमोसोम के आर्म्स भी कहते हैं। एक शॉर्ट आर्म होता है, एक जो है वो लंबा होता है,
तो एक लार्ज आर्म होता है, इसका एक शॉर्ट आर्म होता है। तो इन आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली दे आर क्रोमेटिड्स, जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये लार्ज क्रोमेटिड है, दिस इज स्मॉल क्रोमेटिड। इस क्रोमोसोम का ये लार्ज क्रोमेटिड है और ये स्मॉल क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड्स जो है दे आर स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दीज बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, दे आर अटैच्ड टुगेदर एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स जिस पोजीशन पे मिले हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इस सेंट्रोमियर का जो रीजन है वो कहाँ पे मौजूद होता है? क्रोमोसोम का जो थिन रीजन है, देखें ये सारा पार्ट थिक रीजन है, ये सारा थिक रीजन है, ये वाला रीजन थिन रीजन है जो कि बिल्कुल छोटा सा रीजन है। तो इस रीजन पे जो एक अगर थिन रीजन पे जो है क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिड होगा तो उस पार्ट को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। द सेंट्रोमियर लाइज विद इन थिनर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर थिन पार्ट पे, क्रोमोसोम का थिन पार्ट पे सेंट्रोमियर मौजूद होगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसी चीज को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब on this part of centromere we have specific type of protein which is known as kinetochore protein। इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप का। ये देखें, ये एक आउटग्रोथ आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली काइनेटोकोर प्रोटीन। स्पेसिफिक टाइप का एक प्रोटीन है जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस काइनेटोकोर प्रोटीन एक्चुअली? तो इस प्रोटीन का जो स्पेसिफिक फंक्शन है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर के ऊपर अटैच कर देता है। Kinetochore forms the site of attachment for a single microtubule during cell division। तो सेल डिवीजन के दौरान एक ही माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ये काइनेटोकोर इस क्रोमोसोम को ले जाके काइनेटोकोर क्या करेगा? अटैच करेगा इस क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर्स के साथ। तो इसका मेजर फंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, काइनेटोकोर क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएगा। एंड देन वी हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब सब क्रोमोसोम्स में ये नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम्स में फिर एक और थिक रीजन होता है, थिन रीजन होता है इस क्रोमोसोम के अंदर। इस क्रोमोसोम के किसी पार्ट में एक और थिन रीजन होता है अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और पार्ट होता है थिन रीजन का जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव सैटेलाइट डीएनए। व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? कहते हैं कि एंड ऑफ क्रोमोसोम्स पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। एंड ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज एंड ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज एंड ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? अब जो ये सैटेलाइट डीएनए होता है, कहते हैं कि दिस इज यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यूजलेस इन अ सेंस कि ये किसी भी एंजाइम के लिए एनकोड नहीं होता, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, बल्कि नॉन कोडिंग रीजन होता है ये, जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं, जो किसी भी जो है वो प्रोटीन या एंजाइम को कोड नहीं करता। ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, इसलिए हम इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। And then finally we have telomeres। What are telomeres? जो टर्मिनल एंड होती है क्रोमोसोम की, इसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उनको हम टीलोमियर्स कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीलोमियर? ये एक्चुअली क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्रोमोसोम्स की जो प्रोटेक्शन है वो टीलोमियर जो है वो क्रोमोसोम्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। दिस इज टीलोमियर पार्ट। अब अगर आप क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स की आप स्टेनिंग करते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग की जाती है वो कैसे? क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको कहते हैं एसीटोकार्माइन। एसीटोकार्माइन को यूज करके हम क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग करते हैं। तो आफ्टर स्टेनिंग
हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आते हैं कि एक, अगर हम क्रोमोसोम्स को स्टेन करेंगे तो क्रोमोसोम्स में लेस स्टेन आ जाता है, मींस कि वो हमें बिल्कुल लाइट कलर में अगर स्टेनिंग हमें मिलता है तो उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन वो रीजन होता है क्रोमोसोम्स का या डीएनए का जो कि रिलैक्स डीएनए होता है, डीएनए बिल्कुल लूज हुआ होता है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के पॉसिबिलिटीज होते हैं, बिल्कुल लूज डीएनए होता है या डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। तो उन केसेस में हमारे पास लाइट कलर में स्टेनिंग आ जाती है, उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के अंदर वो डीएनए का रीजन होता है जिसके अभी ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल लूज डीएनए है या बिल्कुल रिलैक्स्ड डीएनए है। दूसरा हमारे पास एक ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन के केस में ऑल्दो स्टेनिंग का जो रिजल्ट होता है वो डार्कर होता है, स्टेनिंग के बाद हमें डार्कर रीजन्स हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो डार्कर जो रीजन है दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। डार्कर जो रीजन है दैट इज मोर कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड होती है, जो कि टाइटली पैक्ड रीजन होती है डीएनए की। तो वो टाइटली पैक्ड रीजन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, कि उस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता, बल्कि वो टाइटली पैक्ड होती है। वो रीजन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी होती है वो पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।